इस लेक्चर के अंदर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन, आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो कौन थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे। उसमें मैंने आपको उनके सिद्धांत की कुछ बातें, मुख्य रूप से उन्होंने क्या कहा था और मान्यताएं बतलाई थी। और अब आगे चलते हैं इसी सिद्धांत को लेकर वीडियो के पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रोजगार का सिद्धांत है, ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात की, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार कैसे किसी देश में या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है, यह इन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो इसी को आगे लेते हैं। यहां पर आपको क्या बता रहे हैं इस पार्ट नंबर 2 में कि इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन और रोजगार का अर्थव्यवस्था में निर्धारण बाजार में स्वतंत्र 3 घटकों द्वारा होता है, स्वतंत्र रूप से। पहला है श्रम बाजार की बात हम कर रहे हैं। तो श्रम बाजार में किसका निर्धारण होगा? मजदूरी का निर्धारण, कि जो व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना सहयोग देना चाहता है, तो उसको कितनी वेज मिलनी चाहिए, मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो मजदूरी को निर्धारित करने के लिए या संतुलित मजदूरी को निर्धारित करने वाले वे कौन कौन से कारक होंगे? वो 2 कारक हैं, श्रम की मांग और दूसरा है श्रम की पूर्ति। ये बतलाएगा हमारा श्रम बाजार कैसे संतुलित अवस्था में आता है। ठीक है जी, ये हथियार है उनके कि जिनके द्वारा उन्होंने प्रूफ किया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है या पूर्ण रोजगार कैसे लाया जा सकता है यदि अल्पकाल के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरे भाग में है वस्तु बाजार, क्योंकि जो श्रम बाजार है, श्रम मीन्स श्रमिक, लोग किस लिए चाहिए? वो चाहिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, और जब उत्पादन नहीं होगा तो लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो श्रम बाजार में के बाद वस्तु बाजार में नंबर 2 पे लिखा है कि वस्तुओं की कीमत कहां पर तय होगी। ठीक है, इन्होंने बात की वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति। अर्थात यहां पर वस्तुओं की मांग और जो वस्तुओं की पूर्ति हो रही है वह सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति की बात की जा रही है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की मांग और एक व्यक्ति की पूर्ति की बात नहीं की जा रही है। ओके, तो श्रम बाजार अर्थात श्रम की जरूरत पड़ेगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए। वस्तुओं की कीमत वो भी बाजार में तय होगी। कौन करेगा? वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति। ओके, तो जहां पर दोनों बराबर होंगे वहां पर एक संतुलित कीमत तय होगी। ओके, आगे यहां पर भी जानेंगे यदि वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत पर क्या असर पड़ने वाला है, यदि वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है तो कीमतों पर क्या असर पड़ने वाला है, डिमांड बढ़ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, डिमांड घट जाती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे ही हम यहां भी देखेंगे कि श्रम बाजार में यदि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति यदि एक दूसरे से भिन्न चलते हैं, यदि श्रम की मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो वेज रेट कहां जाना चाहिए, और यदि श्रम की डिमांड घट जाती है तो वेज कितनी होनी चाहिए, या श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है तो वेज रेट घटेगा ये बढ़ेगा। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखिए मुद्रा बाजार की बात की इन्होंने कि जो मुद्रा बाजार में संतुलन कहां पर स्थापित हो गया? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की मांग और जहां पर मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बराबर होगी, वहां पर क्या होगा कि आपका मुद्रा बाजार में मुद्रा की कीमत तय होगी। और यहां पर इन्होंने लिया है फिशर का समीकरण, किसके द्वारा? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक में आज हम केवल डिस्कस करेंगे श्रम बाजार की बात करेंगे कि जो श्रम है कि श्रम की मांग और श्रम की जो पूर्ति है जहां पर इक्वल होगी, बराबर होगी, वहां पर क्या होगा? मजदूरी का निर्धारण होगा। और यहां पर बात की जा रही है रियल वेज की, वास्तविक मजदूरी। तो अर्थव्यवस्था में किसी देश में वास्तविक मजदूरी कहां पर निर्धारित होगी, और फुल एम्प्लॉय से आएगा इससे कि जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इनके अनुसार क्या कहा गया है कि यहां पर एक संतुलित मजदूरी आएगी, और ये जो
श्रम और मांग की पूर्ति जहां पर इक्वल होगी वहां पर वेज आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का, पूर्ण रोजगार का जो बिंदु है वो निर्धारित होगा अर्थव्यवस्था में। तो इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में, ये तो मैं आपको मोटा मोटा रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पादन फलन की। उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन चाहिए, किसी को भी रोजगार चाहिए, किसी भी आदमी को रोजगार चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन करने के लिए ही उत्पादन के साधनों की मांग की जाती है। सेवाओं का उत्पादन करने के लिए लोगों की मांग की जाती है, जिन्हें श्रमिक कहते हैं। श्रमिक क्या करता है? श्रम करता है, काम करता है। ओके, तो देखिए उत्पादन फलन क्या है पहले। तो जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इनका क्या मानना था? इनके उत्पादन फलन को समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां लिखा है y इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ के एन। ये इनके उत्पादन फलन का सूत्र है। ओके, y क्या है? ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट को बताता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल आय को भी बतलाता है। ओके, ये क्या है? f, ये फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? k क्या है और n क्या है? इसको पहले पढ़ना कैसे? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k और n। ठीक है जी। अब यहां देखिए y का अर्थ यहां पे लिखा हुआ है कि y फॉर है उत्पादन, उत्पादन को बेच दो तो उससे मिलेगी आय। तो उत्पादन बोलो चाहे आय बोलो, ठीक है जी। कहीं पे q भी लिखा है तो इसका मीनिंग यही है। ओके, f लिखा हुआ है, f का अर्थ है फंक्शन, फलन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। k का अर्थ है पूंजी की मात्रा, जो k यहाँ पे लिखा हुआ है। n श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर को दर्शाता है। ओके, तो ये उत्पादन फलन का हमारा सूत्र है। ओके, अब ये उत्पादन फलन क्या बतलाता? देखिए, k क्या है? पूंजी की मात्रा है। n क्या है? श्रमिकों की संख्या है। ये कहता है यदि इन दोनों में वृद्धि की जाए, यदि इनको बढ़ाते हैं तो क्या होगा? इधर उत्पादन या राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। ओके, यदि हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, और यदि उत्पादन के साधनों को घटाते हैं तो उत्पादन भी घटेगा या आय भी घटेगी। तो इन दोनों का आपस में काफी घनिष्ठ संबंध है। लेकिन मैं यहां पर आगे चलकर बात हम यहां पर करने वाली है कि जो के है कैपिटल, अभी यहां पर स्थिर मान के चलेंगे। कौन? मैं नहीं मान रहा हूं स्थिर, सब ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका यह मानना था। तो इस उत्पादन फलन को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एन। y फॉर क्या है? उत्पादन या आय, f फॉर फलन फंक्शन, k फॉर कैपिटल पूंजी की मात्रा, और n फॉर श्रमिकों की संख्या। इस प्रकार से इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। अभी नीचे भी जाएंगे, फिर बता देंगे आपको कि आपने किस प्रकार से इसको लिखना है। ये तो हमने बात की। तो उत्पादन फलन क्या बतलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या बतलाता है? यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, परिभाषा क्या पर लिखी गई है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है। कौन? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या बतलाता है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य के संबंध को बतलाता है। अर्थात यहीं पे लिखा हुआ है, यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाएगी, उत्पादन के साधन बढ़ाए जाएंगे, जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? उत्पादन भी बढ़ेगा। ओके, और यदि उत्पादन के साधनों में कमी की जाए, यदि श्रमिकों की संख्या को घटाना शुरू कर देते हैं, 100 लेबर की जरूरत है और हम उसको 50 कर देते हैं, तो उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? उत्पादन भी घटेगा। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि यदि उत्पादन और जो उत्पादन के साधन है इनमें घनिष्ठ संबंध है, यदि उत्पादन के साधनों को बढ़ाते चले जाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है जी, और घटाते हैं तो उत्पादन भी घटेगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर ये क्या है? निर्भर है। कुल मिला के यहां पर कहा जाए, जो हमारा आउटपुट है, उत्पादन है, वो किस पर निर्भर करता है? उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। और भी शॉर्ट में देखें, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? आगत और निर्गत के मध्य के संबंध को प्रकट करता है। आगत, चलो हम एक खेत की बात कर लेते हैं। माना बात ही हमारा खेत है जी। ओके जी, तो खेती करने के लिए हमने माना बात इसमें गेहूं बोना है। ठीक है जी, गेहूं बोना है, तो गेहूं बोने से ही क्या होगा? काम नहीं चलने वाला है। इसमें हमें खाद भी डालनी पड़ेगी, पानी की भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी। अर्थात गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे इनपुट की जरूरत पड़ेगी।
समझ रहे हैं? इनपुट की जरूरत पड़ेगी तब जाके इसमें गेहूं अच्छी तरह से पैदा होगा। ओके, और यदि हम इसमें ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा उत्पादन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। माना देखिए कम उत्पादन, माना बाद उत्पादन के साधन कम लगाएंगे तो 10 केजी उत्पादन हुआ। हमने बहुत अच्छी मेहनत की, ठीक है, पानी दिया, खाद दिया सब, और उत्पादन हो गया 150 केजी। तो इस प्रकार से देखिए, यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों में कमी करते हैं तो उत्पादन घटेगा। यही हमें उत्पादन फलन बतलाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये शॉर्ट परिभाषा आ गई। कुल मिला के इंग्लिश में कहेंगे इनपुट और जो आउटपुट होता है, इनपुट में क्या करते हैं? साधन लगाते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपका इनपुट है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट होगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि ज्यादा मेहनत की तो 80% आ गया, कम मेहनत की तो 33% आ गया। तो इस प्रकार से इनपुट में हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। सामान्य भाषा में समझा रहा हूं कि इनपुट में हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, और आउटपुट में उसका रिजल्ट आता है। ओके जी, तो जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब चलते हैं इसमें, ठीक है जी, पुनः। तो देखिए ये जो y है, इनके बिना ये नहीं चल सकता है, अर्थात उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। यदि ये नहीं, हमने केवल दो साधनों को यहां पर लिया है, किसके अनुसार? ये लिया हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिन्हें परंपरावादी अर्थशास्त्री भी कहते हैं, जिन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। मान लिया कि माना कि उत्पादन में मात्र दो साधनों का प्रयोग किया जाता है, एक है के, ठीक है, कैपिटल, और यहां पर एन श्रमिकों की संख्या। टी भी लिखा रहता है आगे, टेक्नोलॉजी और किताब और भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो साधनों का प्रयोग करते हैं मात्र, ठीक है। तो क्या होता है? यदि इन साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, संचय में समझ लीजिए, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अर्थात यदि इनका प्रयोग नहीं होगा तो उत्पादन जीरो होगा जी। उत्पादन क्या होगा? वाई क्या होगा? जीरो होगा। और इसी में मैंने आपको बताया, यदि पहले इसको बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, यदि इसको घटाते हैं तो उत्पादन घटेगा। ओके, लेकिन इस पूरे जो उत्पादन फलन में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया है? यहां पर इन्होंने क्या कहा? जो के है अल्पकाल में स्थिर रहता है, अर्थात जो कैपिटल है, पूंजी की मात्रा है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल श्रमिकों की संख्या को ही बढ़ाकर रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 100 150 200 300, तो इस प्रकार से रोजगार इतने लोगों को मिलेगा। लेकिन जो के बताया इन्होंने, कैपिटल, कैपिटल का मतलब पैसे से नहीं है कि जैसे कोई फैक्ट्री है जैसे, तो फैक्ट्री का आकार तो निश्चित है, उसको हम अल्पकाल में बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उस फैक्ट्री में जितने श्रमिक लग सकते हैं उनको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये स्थिर मान लिया गया, यहां पे लिखा हो मेरा, देखिए अल्पकाल में के, पूंजी की मात्रा स्थिर मान ली, किसने? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, एडम स्मिथ हो, चाहे रिकार्डो हो, चाहे जेविस से हो, ठीक है जी। एन श्रमिकों की संख्या परिवर्तित की जाएगी, अर्थात पहले बता चुका हूं, एन फॉर श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर को यदि बढ़ाते हैं तो रोजगार किसको चाहिए? अरे लेबर को तो चाहिए रोजगार, रोजगार किसको चाहिए? लेबर को चाहिए, आदमी को चाहिए। तो श्रमिकों की संख्या को हम परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन जो के है, पूंजी की मात्रा को स्थिर मान लिया गया है, प्लांट की क्षमता स्थिर रहेगी। यदि कोई खेत है तो खेत का आकार उतना ही रहेगा, खेत के आकार को तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता है। ओके, अगला इन्होंने क्या मान लिया? स्थिर पैमाने के प्रतिफल की मान्यता को मानना। पैमाने का जो प्रतिफल है उसकी तीन अवस्थाएं हैं, पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता प्रतिफल। इसके ऊपर पहले से वीडियो बने, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो पहले पहले उत्पादन फलन किसे कहते हैं, इन पे पहले से ही हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें पहले ही आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्थिर पैमाने के प्रतिफल को मानकर ये चलते हैं, ठीक है। वर्तमान पैमाने के प्रतिफल को नहीं लिया है इन्होंने, किसको लिया है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ठीक है। ये क्या कहते हैं? यदि के और एन की मात्रा को 2 गुना करें, अर्थात इसकी और इसकी मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उत्पादन भी 2 गुना हो जाएगा। यदि पूंजी की मात्रा और श्रमिकों की संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पादन 2 गुना होगा। यदि इनको 3 गुना बढ़ाते हैं
ठीक है, तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ेगा। इनको 10 गुना बढ़ाते हैं, उत्पादन 10 गुना बढ़ेगा। 15 गुना बढ़ाते हैं, 15 गुना बढ़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं तो उत्पादन कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ये इनका कहना है। क्योंकि पैमाने के स्थिर प्रतिफल में क्या होता है कि जितना हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन उतना ही बढ़ता है। ओके जी, अब दोनों को एक साथ लेते हैं। कैसे होता है जी? माना बार हमने उत्पादन के साधनों को 3% बढ़ाया तो उत्पादन कितना बढ़ गया? 3%। उत्पादन के साधनों को 6% बढ़ाया, 2 गुना कर दिया तो क्या होगा? उत्पादन भी 6% बढ़ेगा। यदि उत्पादन के साधनों को 8% कर दिया तो उत्पादन भी क्या होगा? 8% ही बढ़ेगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से बताया गया। लेकिन आप इसी को याद रखिए, स्थिर पैमाने के प्रतिफल की मान्यता को मानता है सिद्धांत। ठीक है, उसकी मान्यता को मानना। यदि के और एन की मात्रा को 2 गुना करें तो उत्पादन भी 2 गुना हो जाता है। 2 गुना यहां पे बता दिया कि पहला तो ये है 3 3, इसका 2 गुना 6। ओके जी, तो जब इसका 2 गुना ही बढ़ा दिया तो 2 गुना ही बढ़ा दिया, तो 3 दूना 6, 2 गुना हो गया। ठीक है जी, यदि हम इसको बढ़ाकर 8 कर देते हैं तो ये भी 8 बढ़ेगा। यदि 15 कर दें, ठीक है जी, उत्पादन के साधनों को हम 15% बढ़ा देते हैं तो उत्पादन कितना बढ़ेगा? 15% बढ़ेगा। तो इस उत्पादन फलन को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। ओके जी, जब हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे या आगे लिखेंगे इसको, तो क्या करेंगे, इन चीजों को हम इसमें लिखेंगे। उत्पादन फलन को बताने की आवश्यकता नहीं है, यही पता चल जाएगा कि उत्पादन का फलन क्या क्या बतलाता है। यदि आप बतलाना चाहते हैं कि उत्पादन का फलन क्या कहता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, तो डेफिनेशन पीछे मैंने आपको बता दी है। अब इन चीजों की मान्यता को मानने के बाद, क्योंकि हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर दी, हमने उत्पादन फलन की बात कर दी कि जिसमें उत्पादन होता है, उत्पादन के लिए इन्होंने 2 ही साधनों को लिया है। अब इन 2 साधनों की बात आती है कि हमें रोजगार देना है लोगों को, क्योंकि ये क्या करेंगे, उत्पादन में अपना सहयोग देंगे। क्योंकि श्रमिकों की मांग हमेशा उत्पादन करने के लिए ही की जाती है। यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पास सामान है, और जैसे ही आप बस स्टेशन पर उतरते हैं या ट्रेन के स्टेशन उतरते हैं तो सामान ढोने के लिए आपको कुल्ली की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत कब पड़ी कि जब आपको सामान को दूसरी जगह अपने घर तक पहुंचाना है, तो अपना सेवा देने का काम करेगा लेबर। ओके जी, तभी जरूरत पड़ती है ना। ओके जी, तो इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि श्रम बाजार में मजदूरी की दर कहां पर निर्धारित होगी। इसके लिए टेबल मैंने यहां पे बना रखी है, बाकी हम फिगर के द्वारा भी आपको बताएंगे। यहां पे लिखेंगे श्रम की मांग, यहां पे लिखेंगे वास्तविक मजदूरी, यहां पे लिखेंगे श्रम की पूर्ति। श्रम की मांग कितनी लिखी है मैंने? 100, 200, 300, 400, 500, इसी क्रम में लगाया जाएगा, जैसे मांग का नियम होता है और पूर्ति का नियम है। अर्थात जहां पर हम ये बताते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, सेम ऐसी टेबल ये भी है। ओके जी, मजदूरी को घटते क्रम में लगाएंगे, 50, 30, 20, 10। श्रम की पूर्ति को आप क्या करेंगे, 500, 400, 300, 200, 100, या यहां से उठाओ 500 यहां रख दो, फिर 400 उसके नीचे, इस प्रकार चलेंगे। अब देखिए, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? उद्यमियों के द्वारा की जाती है, जो कंपनी के मालिक हैं, जिनको बड़े स्तर पर फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी प्लांट को चलाने के लिए, ठीक है, कोयले की खदानों में काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, ठीक है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, यदि मजदूरी 50 रुपए, सबसे हाईएस्ट मजदूरी 50 रुपया है, तो श्रमिक की मजदूरी यदि 50 रुपया है तो उस समय क्या होता है, देखिए, केवल 100 श्रमिकों की मांग करता है। ठीक है, कोई उद्यमी केवल 100 श्रमिक डिमांड करता है, उसको 100 लेबर चाहिए, क्योंकि यहां पर वेज रेट ज्यादा है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, वेज रेट गिरता है, देखो 40, 30, 20, 10, वैसे ही श्रमिकों की मांग बढ़ती चली जाती है। कहने का क्या मीनिंग है, श्रमिकों की मांग कब ज्यादा की जाती है, जबकि उनकी मजदूरी घटती है। 10 रुपए पर वेज पर सबसे ज्यादा श्रमिकों की मांग की जा रही है। ओके जी, इसका उल्टा क्या होगा, यदि यहां से मजदूरी 10 से बढ़कर 20 हो जाती है तो श्रमिकों की मांग घटकर 500 से 400 हो जाएगी, और यदि फिर सबसे ज्यादा हो जाती है 50 तो 100 करेगा। तो उद्यमियों को या जो भी पूंजीपति हैं उनको क्या चाहिए, श्रम चाहिए सस्ता, कम से कम दिहाड़ी देनी पड़े और अधिक से अधिक लाभ कमाए। ओके जी, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जैसे जैसे मजदूरी घटती है तो श्रमिकों की मांग बढ़ती है। इन आंकड़ों पर नजर डालना है, ये वैसे नहीं लगाए गए हैं, इनको क्रम में लगाया गया है।
ठीक है। इसके विपरीत जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है वैसे वैसे श्रमिकों की मांग घटती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लो प्राइस पर, लो वेज रेट पर हर कोई जो भी उत्पादन करना चाहता है वो चाहता है कम से कम मजदूरी पर हमें श्रमिक मिल जाएं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें इनसे। दूसरा भाग में चलते हैं, श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? समाज के द्वारा की जाएगी, परिवारों के द्वारा। लोग कहाँ होते हैं परिवार में, उनको जॉब चाहिए ना, तो पूर्ति वही करेंगे। तो देखिए इस पे नजर डालनी है। श्रम की पूर्ति जो होती है श्रम की मांग के ठीक उल्टा चलती है। श्रम की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? श्रमिकों के द्वारा की जाती है। तो श्रमिक क्या चाहता है कि जहां पर सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी तो वहां पर ज्यादा श्रमिक काम करने के लिए तैयार होंगे। 50 रुपए वेज पर, दिहाड़ी पर 500। लेकिन जैसे ही वेज रेट घटा 40 तो 400 श्रमिक तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए तैयार। ओके जी, 100 की कमी हो गई। और यदि वेज रेट क्या होता है घटकर 10 हो जाता है तो श्रमिक केवल 100 श्रमिक ही काम करना चाहते हैं। ओके। और इसके विपरीत उल्टा देखेंगे कि जैसे 10 से 20, 30, 40, 50, तो यहाँ देखिए 100, 200, 300, 400, 500, अर्थात जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि श्रमिकों को लाभ होता है, ज्यादा मजदूरी मिलेगी लेबर को तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, लोग काम करना चाहेंगे, और कम मजदूरी मिलेंगी तो कम लोग काम करना चाहेंगे। तो ये पूरी की पूरी तरह जो है हमारी एक काल्पनिक तालिका है। अब इस तालिका पर नजर डालनी है कि कहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति कहां पर बराबर है, क्योंकि जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होंगी वहां पर वास्तविक मजदूरी का निर्धारण होगा। ओके, अब यहां पे देखिए 300 यहां पर है और 300 यहां पर है, तो इसके बीच में जो मजदूरी पड़ रही है, क्योंकि जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होगी वहां पर संतुलित मजदूरी क्या होगी, निर्धारित होगी। ओके जी। और वहां पर इतने लोगों को, ठीक है जी, काम मिलने वाला है। ठीक है, जहां पर श्रम अर्थात 300 और 300 यहां हो गया। ठीक, तो इतने लोगों को यहां पर काम मिलने वाला है कि जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई। तो कितना वेज रेट यहां पर होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना होगा, 30 रुपए मजदूरी मिलेगी मेरे भाइयों। यहां पे कितनी मजदूरी मिलेगी, 30 रुपए मिलेगी। तो श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग जहां पर बराबर होती है वहां पर संतुलित मजदूरी अर्थव्यवस्था में तय होती है। ओके जी। तो यहां पर श्रमिकों की संख्या अर्थात यहां पे एग्रीगेट लेबर, एग्रीगेट सप्लाई की बात की जा रही है। पूरे देश में कितना हो रहा है श्रमिकों की मांग और पूरे देश में श्रमिकों की पूर्ति कितनी होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमने आपको टेबल के द्वारा समझाया। ठीक है जी। अब यदि आपके, ये तो हमने आपको समझा दिया, यदि आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो सीधे हम डायग्राम के द्वारा भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बतलाया, ये बतलाने का यहाँ पर कारण यह है कि हम ये ना समझे कि मांग बगर कहाँ जा रहा है, ये पूर्ति बगर कहाँ जा रहा है, श्रमिकों का कहाँ पर तय हो रहा है। ठीक है, वो तो समझ गया, लेकिन ये आया कैसे, इसको बनाते कैसे हैं, इसलिए हमने ये आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको इसी चीज को अब डायग्राम पर बतलाने वाले हैं। अब हम श्रम बाजार में पहले वाले रेखा चित्र में श्रमिकों की मांग का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद श्रमिकों की पूर्ति का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद दोनों डायग्राम को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम पर नजर डालते हैं। तालिका हमने आपको बता दी है। तो श्रम का जो मांग वक्र होगा वो इस प्रकार से नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, तो जो श्रम बाजार है अर्थात यहाँ पे लिखेंगे DL। ठीक है जी, डिमांड ऑफ लेबर, L नीचे लगाएंगे। तो ये श्रम का मांग वक्र नीचे की ओर होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और यहां से इसको मिलाते हैं यहां से। ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं रियल वेज की। तो रियल वेज का सूत्र क्या है, W/P। W क्या है, मौद्रिक मजदूरी है, और P क्या है, यह देश का जो प्राइस लेवल है, औसत कीमत स्तर P दर्शाएगा और W मौद्रिक मजदूरी को दर्शाएगा। तो जैसे कि मौद्रिक मजदूरी है 100 रुपया, ठीक है जी,
कीमत स्तर कितना है देश का चल रहा है, औसत 5 है, भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 20 जो होगा ये हमारा वास्तविक मजदूरी होगी। तो इस प्रकार से वास्तविक मजदूरी इस प्रकार से निकाली जाती है W/P के द्वारा। अब यहां पे नजर डालिए कि यहां पर हमने एक पॉइंट लिया इस कर्व पे, जो कि श्रमिकों की मांग वक्र का ये वाला कर्व है, इस पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है जी। यहां पर हम लेते हैं क्योंकि श्रमिकों की मांग है, तो श्रमिकों की मांग कितनी है, O से लेकर N है, तो उससे मजदूरी कितनी मिलेगी, यहां से लेकर यहां तक हमने इसको लिख दिया W/P के रूप में मिल रही है, ठीक है। कितनी मिल रही है, माना कि मैं इसको लिख लेता हूं 50 रुपए है, ठीक है जी। तो श्रमिकों की मांग देखिए कितना छोटा बॉक्स है N, लेकिन जैसे ही क्या होता है एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे देखिए वेज रेट W/P 1 हो जाता है, अर्थात 50 की जगह मान लेते हैं कि यह 20 हो जाता है, तो इसको यहां मिलाएंगे तो श्रमिकों की संख्या N2 हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर जो मजदूरी है वो कैसी है, 50 है, तो 50 पे जो उद्यमी हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो श्रमिकों की मांग कर रहे हैं, तो केवल इतनी ही मांग करते हैं। लेकिन जैसे ही इतना प्राइस डाउन होता है, ठीक है, मजदूरी गिरती है, तो इतनी अर्थात N से लेकर N2 के बीच श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। तो वास्तविक मजदूरी में कमी होने से श्रमिकों की मांग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। लेकिन इसके विपरीत क्या होगा, यदि वेज रेट 20 रुपीस या W/P 1 से बढ़कर पुनः W/P या 50 रुपये हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, श्रमिकों की मांग क्या होगी, इतनी बैक जाएगी और उसके बाद केवल ON हो जाएगी। ओके, तो कुल मिला के ये जो हमारा जो DL डिमांड ऑफ लेबर कर्व है, श्रमिकों का मांग का जो वक्र है, ये ऋणात्मक ढाल वाला है, जो बतलाता है नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, मजदूरी घट रही है तो श्रमिकों की मांग बढ़ रही है, और यदि इससे ऊपर की ओर चलेंगे तो उल्टा बतलाएगा कि यदि मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों की मांग घटती है। ओके, ये तो हमारा हो गया किसका, श्रमिकों की मांग वक्र का डायग्राम। अब पूर्ति ठीक इसके उल्टे चलेगी, क्योंकि हम इसको तालिका में भी आपको बता चुके हैं। तालिका के लिए आपको क्या करना है, आपने तालिका की सहायता से ही ऐसा HL और SLA हमारा पूर्ति वक्र हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा। अभी क्या बतलाता है, इसी के अनुसार समझिए कि एक पॉइंट यहां पे लेते हैं और इसको यहां मिलाइए और यहां मिलाइए, ठीक है जी। यहां पे लिख देते हैं N और यहां पे लिखते हैं W/P, कि जब क्या है यहां से लेकर यहां तक श्रमिकों की पूर्ति है, ओके जी, तो वेज रेट है इतना, अर्थात जब वेज रेट सबसे कम है तो उस समय श्रमिकों की पूर्ति तक कम श्रमिक काम करने के लिए तैयार है, O से लेकर और N तक। अब माना कि एक यहीं पर देख लेते हैं और ऊपर जाके कि एक पॉइंट अब लगा लेते हैं, इसको यहां मिलाते हैं और W/P और यहां पे लिखेंगे 1, बढ़कर क्या हो जाता है, अर्थात वेज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और माना कि यहां पर वेज है 20 रुपया और यहां पर हो जाती है 50 रुपया, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। सबको मजदूरी क्या चाहिए, सबको तनख्वाह क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो इसको यहां नीचे लाएंगे। आप देखिए ये हो गया N1, तो जैसे ही मजदूरी बढ़ी, एरो ऊपर को लगा रहा हूं, वैसे ही श्रमिकों की पूर्ति भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यदि वेज रेट जैसे जैसे बढ़ता है तो श्रमिकों की पूर्ति, ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं। और उल्टा भी होता है भाई, कि जैसे ही वेज रेट यहां से गिरकर यहां नीचे हो जाएगा तो श्रमिकों की इतने श्रमिक क्या हो जाएंगे, इस यहां से लेकर यहां तक के गायब हो जाएंगे और इतने ही आदमी काम करने के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार से यह है पॉजिटिव स्लोप, कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है, वास्तविक मजदूरी, लेबरों की पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है, ज्यादा पैसा उनको मिलता है। लेकिन इधर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उधर अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक में तो डिमांड पक्ष है, एक में सप्लाई पक्ष है। सप्लाई वाला अपना ध्यान रखना है, अपने हित की बात कर रहा है, डिमांड वाला अपनी बात कर रहा है। उसने कहा ठीक है भाई, यदि मजदूरी गिरती है मैं ज्यादा लोगों को काम दूंगा,
ठीक है, उधर वाला सोच रहा है कि ज्यादा मजदूरी होगी तो मैं काम करूंगा, या ज्यादा मजदूर काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दोनों की नहीं जनने वाली है, न इधर वाले की न यहाँ वाले की, कि मजदूरी कितनी होनी चाहिए। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे और तब देखेंगे कि संतुलित मजदूरी कहां पर निर्धारित होगी और वहां पर कितने लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार मिलने वाला है। अब हम इन दोनों रेखा चित्रों को आपस में मिलाएंगे और देखेंगे कि कहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट बाजार में स्थापित होगा और वहां पर वेज रेट या वास्तविक मजदूरी निर्धारित होगी, मतलब कौन से बिंदु पर होगी और कहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट निर्धारित होगा क्लासिकल इकोनॉमिस्टों के अनुसार। बात रही ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से श्रमिकों की मांग होती है, किस रेट पर हो रही है, वेज रेट पे, और किस वेज रेट पर श्रमिकों की पूर्ति हो रही है। जब इन दोनों चीजों को आप समझ चुके हैं तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए डिमांड कर्व हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, डी फॉर डिमांड ऑफ लेबर, हो गया ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, इधर से हमारा सप्लाई कर इसका उल्टा जाएगा, इस पे लिखेंगे एस एल का मीनिंग क्या हो गया, सप्लाई ऑफ लेबर, जो हम यहां पर आपको बता चुके हैं। अब देखिए ये दोनों वक्र जो हैं, कर्व हैं, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, देखिए यहां पर एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है यहां पर डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये वाला यहां पे लिखेंगे ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन का बिंदु, ये संतुलन का बिंदु हो गया, इसको नीचे खींच दीजिए, इस पे लिख दीजिए एन, पे लिख दीजिए एफ। इसका मीनिंग क्या है, यहां पर श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर हो गई है, तो यहां पर रोजगार कितना निर्धारित हो रहा है, एनएफ, अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर तय हो रहा है, पूर्ण रोजगार यहां पर तय हो रहा है। और इसको यहां से यहां इधर खींचिए, ठीक है, और तो इस वाई अक्ष पर हमने क्या दिखा रखा है, W/P, वास्तविक मजदूरी, आप यहां पर लिखेंगे वास्तविक मजदूरी, ठीक है, भले मैंने W/P शॉर्ट में लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे आप W/P। ओके जी, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि श्रम बाजार में कहां पर संतुलित मजदूरी और कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, इस रेखा चित्र के द्वारा बतलाएंगे। ओके जी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर तय हुआ क्योंकि DL और SL एक दूसरे को ई पॉइंट पे काट रहे हैं, मजदूरी हुई W/P और यहां से लेकर यहां तक फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ओके जी, तो इस प्रकार से ये दोनों रेखा चित्र हमारे क्या हो गए, एक साथ मिल गए। इस प्रकार से इसको आप बनाएंगे, डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, अर्थात श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति में यदि वृद्धि हो जाती है तो वेज रेट पर अर्थात वास्तविक मजदूरी पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सामान्य जानकारी के लिए हमें आना ही चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो है पहला वाला डायग्राम है, ये दूसरा वाला डायग्राम है। दूसरा वाला डायग्राम है, ये बतला रहा है SL, श्रमिकों की पूर्ति, लिखा हुआ है श्रमिकों की पूर्ति, SL सप्लाई ऑफ लेबर, ये वाला है DL डिमांड ऑफ लेबर। ओके, तो एक तो हम सबसे पहले हमारा ये वक्र बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर आपको बतला रहा हूं, यदि श्रमिकों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो वेज रेट पर क्या असर पड़ने वाला है, वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी या घटेगी। तो पहले एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ठीक है जी, यहां पर इसको मिलाइए और यहां से मिलाइए, यहां लिखेंगे N और यहां पे लिखेंगे W/P, क्योंकि इसका पूरा टाइटल जो होगा यहां तक ये W/P के रूप में है, आप लिख देंगे वास्तविक मजदूरी। ठीक, देखिए जब वास्तविक मजदूरी यहां से लेकर यहां तक है, ओके, यहां से लेकर और यहां तक एरो बना दिया, तो यहां से लेकर O से लेकर N तक क्या है, श्रमिकों की मांग की जा रही है। लेकिन किसी कारण से ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि इनकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी, इसी रेखा चित्र पर देखेंगे। तो तब जाके हमारा जो ये DL पहला वाला मांग वक्र है, इसके स्थान पर दूसरा मांग वक्र बनेगा, जबकि क्या होगा, डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, तो ये हमारा दाईं तरफ बनेगा, DL1 लिख देंगे आप इस पे, DL1, ये दाईं तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया।
अब वेज रेट पर क्या असर पड़ने वाला है, वेज रेट पर क्या असर पड़ने वाला है, तो जो हमारा वेज रेट है, अब यहां से एक पॉइंट ले लीजिए और इसको यहां से मिलाइए और यहां पे लिख देंगे W/P, ठीक है, और इसको नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा N1। तो क्या हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक, हम यहां से देख रहे हैं इसको, N से लेकर N के बीच इतनी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो उसका असर क्या पड़ा, वेज जो मजदूरी है वो यहां से लेकर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक क्या कर गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, कि श्रमिकों की मांग बढ़ गई है। तो श्रमिकों की जब मांग बढ़ेगी तो श्रमिक बड़े तेज होते हैं, वो ज्यादा वेज रेट पर काम करना चाहेंगे। तो यह है कि जब भी श्रमिकों का मांग वक्र या मांग बढ़ेगी तो दाईं तरफ शिफ्ट होगा वक्र, ठीक है जी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगी, मांग तो बढ़ेगी लेकिन वेज रेट या वास्तविक उनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। ओके, ये तो ये हुआ। अगला क्या होगा, यदि घटती है तो उल्टा होगा, क्योंकि ये हमारा पहला मांग वक्र है। तो अब यदि डिमांड घटती है मार्केट में, श्रमिकों की मांग कम हो जाती है, उत्पादन कम हो रहा है, नहीं बिक रहा है, तो ऐसे में ये इधर की तरफ चलेगा, बाईं तरफ शिफ्ट होगा और यहां से आप एक डीएल, एक अगला मांग वक्र आप तैयार कर देंगे। तुमको पता है कि जब भी श्रमिकों की मांग कम होगी तो ऐसी स्थिति में जो उनकी मजदूरी है वो घट जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ले लीजिए, यहां पर लेते हैं इसको, यहां मिला दीजिए और इसको लिख लेते हैं W/P2, क्योंकि ये W/P1 P2, और यहां पर देखिए इसको यहां मिला देंगे, ठीक है, N2 तक हो गया। अब इसको लिख दीजिए N2। अब देखिए कि अब यहां से लेकर पहले तो कहां थी, अब इतनी क्या होगी, हम इसको यहां से मिला रहे हैं यहां, ठीक है जी। तो अब इतनी क्या हो गई है, डिमांड की जा रही है किसकी, लेबर के काम करने के लिए, कम हो रही है, कम हो गई है। तो ऐसे में वेज रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। मैंने यहां पे लिखा है W/T। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यदि इधर मांग बढ़ेगी तो वेज रेट भी बढ़ेगा और लेबर की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरी बात क्या बताई कि यदि डिमांड घट जाती है लेबर की तो ये हमारा बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, इस पर लिख दीजिए N1, और ये W/P क्योंकि 1 है, ये P है तो ये P2 हो जाएगा। तो इतनी हमारी मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मार्केट में क्या होती हैं, ये सारी चीजें काम करती रहती हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास करता है। तो ये चीज हमने आपको बताई। अब DL, डिमांड ऑफ लेबर के बाद सप्लाई ऑफ लेबर के डायग्राम पर चलते हैं और देखते हैं कि यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है या श्रमिकों की संख्या घट जाती है तो उनकी मजदूरी पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वाले पर ऐसे लिख देंगे श्रमिकों की सप्लाई और इस पे वास्तविक मजदूरी y अक्ष पे। तो सबसे पहले क्या करना है, सीधे एक वक्र हमने ड्रॉ करना है, इस पे लिख देंगे SL। इस पे किसी भी बिंदु पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे N, यहाँ पे लिख देंगे W/P। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो वक्र है ये ऊपर को जा रहा है, पहले बता चुका हूं ये ऊपर क्यों जाता है। तो W/P अर्थात इतनी मजदूरी पर इतने श्रमिक काम करने के लिए तैयार है, ON श्रमिक, ठीक है जी, यहां तक तैयार है। अब क्या होता है कि श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, तो पूर्ति बढ़ जाएगी तो नया वक्र हमारा इधर को तरफ बनाएंगे, इधर विवर्तित हो जाएगा SL1, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये इधर को चला गया, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से ये किसी भी वस्तु की जब पूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत घट जाती है। ओके जी। अब इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे मिलाना है, रेखा चित्र ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ जाना है, इसने हर जगह नहीं मिलेगा। ये हो गया N1, ठीक है जी, और ये हो जाएगा W/P1। अब देखिए कि जैसे ही मजदूरी क्यों घटेगी, क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति बढ़ चुकी है, इसलिए नया वक्र हमने दाईं तरफ ड्रॉ किया है, दायां हाथ हमारा मूल वक्र से दाईं ओर। तो वेज रेट इतना गिरेगा, ठीक है जी, और ये हो जाएगा W/P, और श्रमिकों की पूर्ति क्या हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी। ओके जी। तो क्या हो जाएगा, जब भी श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से वेज रेट घट जाता है, ठीक है, ज्यादा लोग काम चाहते हैं और कम पैसे पर काम करना चाहते हैं, इसलिए
ये कम मजदूरी हो जाती है। इसका उल्टा देखते हैं, यदि श्रमिकों की पूर्ति घट जाती है तो क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा, ये तो हमारा मूल एस एल वाला वक्र है, तो इधर से एक नया वक्र हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पे लिख देंगे SL2। ठीक है जी। अब श्रमिकों की पूर्ति घट गई, तो पूर्ति घटने से क्या होगा, श्रमिकों की बाजार में कमी हो जाएगी, जो कि डिमांड ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, ठीक है जी, इसको यहाँ मिलाइए, ठीक है, इसको यहाँ मिलाइए और इसको नीचे ड्रॉ कीजिए, या N1 लिखा था, N2 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए W/P2। अब देखिए वेज रेट क्या हुआ, अप कर गया, ठीक है, क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति घट गई, श्रमिक बाजार में कम है, कम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये बाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो गया, तो वेज रेट बढ़ जाएगा साथ में, क्योंकि वेज रेट ज्यादा है, वेज रेट क्या है, ज्यादा है, तो इनकी मांग भी कमी होगी, किसके द्वारा, फैक्ट्री मालिकों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में यहां तक अब श्रमिकों की मांग रहेगी, अर्थात यहां से लेकर यहां तक के बीच श्रमिकों की जो है पूर्ति घट जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि वेज रेट अप चला गया, तो वेज रेट जैसे ही अप होगा, ठीक है, अप कब होगा, श्रमिकों की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो श्रमिकों की पूर्ति बाजार में कम रहती, कम लोग रहते हैं, तो इसका मतलब उनकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए तो उनको वेज रेट ज्यादा मिल रहा है। और जो श्रमिकों की पूर्ति क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, तो वेज रेट घट जा रहा है, क्योंकि कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इधर डिमांड पक्ष को भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हमने आपको बता दी कि किस प्रकार से यदि डिमांड बढ़ती है लेबर की या डिमांड घटती है लेबर की, तो वेज रेट या वास्तविक जो मजदूरी है वो किस प्रकार से घटती और बढ़ती है, ऐसे ही हमने इसमें भी बताया। ठीक है, तो ये जो घटने बढ़ने का क्रम है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यही क्या करता है, श्रम बाजार में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। इसके अनुसार जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था कि श्रम बाजार संतुलन में अपने आप आएगा भाई, किसके द्वारा, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे बताया, और फुल वाला यहाँ पर आपको बताया, और अभी पूरा नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं कि यहाँ पर तो श्रम बाजार पूर्ण संतुलन में आया है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इतना आ गया, इतने भी आदमी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो ये श्रमिक हैं, अब इनके उत्पादन को देखेंगे, क्योंकि श्रमिकों की मांग और जो पूर्ति हो रही है वो किस लिए हो रही है, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन का, ठीक है, एक डायग्राम अभी और तैयार करना है। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि श्रम बाजार में कहां पर मजदूरी का निर्धारण होगा, तो इसकी बात हम कर चुके हैं, ये डायग्राम मैं पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात हो रही है कि श्रमिकों की मांग किस लिए की जा रही है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं कि अलग अलग है, लेकिन ये सब मिलके चलेंगे। ठीक है, तो श्रमिकों की मांग जो की जाती है वो वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए की जाती है। मतलब जितने लोग काम पर लगे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो कोई ना कोई उत्पादन तो कर ही रहा है ना, तभी तो उसको मांग की जा रही है। ओके जी, अब जब हम यहाँ पर कर चुके हैं बात कि श्रम बाजार कहाँ पर संतुलन की अवस्था में होगा, कि जहाँ पर श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, कि जहाँ पर हमारा क्या होगा, डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। तो यहाँ पर ई पॉइंट पर हो गया, और इधर यहाँ पर इतना वेज रेट तैयार हो गया। ओके जी, इतना वेज रेट तैयार हो गया। अब हमने एक रेखा चित्र इसके ऊपर बनाना, कभी नीचे भी बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाओ, दोनों का मीनिंग है। अब इनके द्वारा हमने दिखाना है कितना उत्पादन किया गया इनके द्वारा, कि जब ये उत्पादन करेंगे तभी तो इनको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, और जब उत्पादन ही नहीं करेंगे तो मजदूरी किस बात की मिलेगी इनको। अब क्या करना है, आपने इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है, ये तो बनाएंगे आप यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण रोजगार का निर्धारण, यहाँ भी पूर्ण रोजगार का निर्धारण एक्स का, और यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय उत्पाद, और यहाँ पे तो हमारी मजदूरी लिखी है W/P, यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक मजदूरी कितनी बनती है, आप वास्तविक मजदूरी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आपने क्या यहाँ मिलाना है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन क्या बता रही है, जब भी कोई लाइन ऊपर जाती है यूं करके, तो ये दिखा रही है हमारी यहाँ पर वाई अक्ष पर राष्ट्रीय उत्पाद को, कि इतने श्रमिकों ने भाई क्या काम किया, तो उनके द्वारा कितना प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट कितना आया। तो इस लाइन पर ओ वाई अक्ष पर हमारा राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, या नेशनल इनकम आने वाली है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद लिखेंगे या आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम इस पर लिखा जाएगा, तो मेरा लिखा है राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसे सीधे ऊपर करना है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमने लेबर वगैरह बढ़ाई, जहां पर संतुलन हुआ, तो पहले उत्पादन
बढ़ेगा। ठीक है जी। तो इतने लोगों को, अर्थात यहां से लेकर जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे है तो इस लाइन को डॉट डॉट करते ऊपर ले जाइए और उसको यहां पर मिलाइए। ठीक है जी, और ले आइए। ओके जी, यहाँ पे लिख दीजिए आप y, और हमारा जो आया था k और n। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था वो क्या बतला रहा था, k और n कि जो y डिपेंड है, उत्पादन जो हो रहा है उसके किसके द्वारा हो रहा है कि भाई पूंजी और श्रमिकों की संख्या। यहां पर इन्होंने क्या मान लिया था कि पूंजी की मात्रा तो स्थिर रहती है और श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाने से, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने से उत्पादन भी बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये हमारा जो श्रमिक हैं, इनके उत्पादन, ये इनके द्वारा क्या उत्पादन किया गया, इस लाइन को इस प्रकार से बनाने से आगे लिखना है y इक्वल टू k और n। अर्थात जो y है ये किसका फंक्शन है, इन दोनों का फंक्शन है। उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि स्थिर रहता है, इसका आकार नहीं बढ़ता है, केवल लेबरों की संख्या को बढ़ा कर ही रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए भाई, यहां से लेकर फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पर कि किसका हुआ, श्रम बाजार का संतुलन इसको दर्शाता है। श्रम बाजार के इस संतुलन पर कितना उत्पादन होता है इन लोगों के द्वारा, इसके लिए यहाँ पर आपने एक ड्रॉ लाइन ऊपर कर दी। ठीक है जी, और यहाँ पर लिख दिया ये राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, हमने इसको y के द्वारा ही दर्शा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर इतना उत्पादन हुआ और यहाँ से लेकर NF तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। वो क्या बताया यहाँ पर कि श्रम बाजार में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है और कौन करता है, ये बताया हमने कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति श्रम बाजार में स्वतंत्र रूप से क्या करती है, मजदूरी दर का निर्धारण होता है कि जहां पर पूरे लोगों को काम मिल जाता है, इन लोगों के द्वारा उस समय कितना प्रोडक्शन होता है, यहां तक तो फुल एम्प्लॉयड इतने लोगों को रोजगार मिल चुका है, और यहां से लेकर और यहां तक इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो श्रमिकों की मांग हमेशा किस लिए की जाती है, उत्पादन कर। तो इस प्रकार से हमने इस रेखा चित्र को ऊपर वाले से जोड़ दिया। माना कि 1 नंबर का रेखा चित्र ये हो गया और दूसरे नंबर का रेखा चित्र ये हो गया। तो आज हमने इस वाले लेक्चर में केवल आपको बताया कि श्रम बाजार का संतुलन, श्रम बाजार का संतुलन और उस संतुलन के द्वारा कितना रोजगार, यहां से लेकर इतना रोजगार प्राप्त हुआ, इतने रोजगार पर कितना उत्पादन हुआ, यहां से लेकर रोजगार तो मिल रहा है लेकिन प्रोडक्शन इतना हुआ। ओके जी, इतना प्रोडक्शन हुआ, तो इसको आप बना लेंगे। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, उससे आगे जो मतलब पिछला जो वीडियो था उससे आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया कि श्रम बाजार में मजदूरी तय होनी है, निश्चित बात है, सरकार इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। श्रम बाजार अपने आप क्या होगा, मजदूरी दर का निर्धारण करेगा। पीछे हम बता चुके हैं कि श्रमिकों की मांग बढ़ेगी तो क्या असर पड़ेगा मजदूरी पर, श्रमिकों की मांग घटती है तो मजदूरी पर क्या असर पड़ेगा, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है या घटती है तो मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो दो दो अलग वक्र बनाए तो वही यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, वही हमने यहाँ पे बताया और उसके बाद हमने इसको आपको बता दिया। ओके, करेक्ट इतना। तो सबसे पहले हमने क्या समझाया आपको, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में समझाया। उत्पादन फलन लिखेंगे आप पहले, क्योंकि उत्पादन जो फलन है ये बतलाता है कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच के संबंध को। तो सबसे पहले आप उत्पादन फलन के बारे में लिखेंगे, श्रम बाजार में का जब वर्णन करेंगे इस पार्ट में जो बताया जा रहा है आपको, उत्पादन फलन को बताएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको बताएंगे। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको इससे जोड़ेंगे। ओके जी, और यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, इतना तक का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और आगे और भी वीडियो है, ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने श्रम बाजार बताया, वस्तु बाजार के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद मुद्रा बाजार के बारे में बताया, उसके बाद सबको एक साथ जोड़ दिया। अर्थात रोजगार ऐसा नहीं है कि इन दोनों से ही आने वाला है। ठीक है, कि अब वस्तु बाजार की बात करेंगे हम बाद में। ठीक है, वो संतुलन में कैसे आता है। यहाँ पर संतुलन में हमने बताया कि मांग पूर्ति घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, वही क्या करता है, श्रम बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, संतुलन में लाने का काम करता है। ऐसे वस्तु बाजार में कुछ टूल ऐसे होंगे कि जो उसको प्रभावित करने का काम करेंगे, जो उसको नियंत्रित अवस्था में लाने का काम करेंगे। ऐसे ही मुद्रा बाजार में भी होगा। ठीक है, और तब देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी जो होती है, पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसे बना रहता है, वो भी पूर्ण रोजगार, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बतलाया है।